आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। आज की सबसे बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार सुबह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर। पिछले साल जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। 88 सवाल दागे गए थे और कई गंभीर आरोप लगाए गए थे मनी मनी लॉन्ड्रिंग, साथ ही साथ स्टॉक में हेराफेरी को लेकर। तो वही इस साल हिंडनबर्ग ने फिर से एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें गौतम अडानी को शामिल करते हुए सीधे सीधे सेबी पर निशाना साधा गया है। आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी और सेबी चीफ माधवी बुच के बीच कोई लिंक है। और हिंडनबर्ग ने यह भी दावा किया है कि विसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष सेबी चीफ की हिस्सेदारी थी। अब इस आरोप का क्या असर पड़ेगा गौतम अडानी के स्टॉक्स के ऊपर? 10 लिस्टेड स्टॉक्स है गौतम अडानी के, साथ ही साथ शेयर बाजार पे भी क्या इसका असर पड़ेगा, वो हम जानेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल सर। बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। श्रेया, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर। सबसे पहले सर मैं चाहूंगी कि ये जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की और कई गंभीर आरोप जो सेबी पर लगाए गए हैं, सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पे लगाए हैं, वो क्या है सर? एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि माधवी माधवी जी और धवल जी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे ऑफशोर फंड में। अगर आप जानते हैं तो माधवी जी आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी सेबी में आने के पहले, और वो ओवरसीज पोस्टेड थी। जहां तक धवल जी का सवाल है, वो कई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं और उनके पास जो है एक बड़ा पोर्टफोलियो है। उनके पास उतनी पैसे और उतनी क्षमता भी है कि वो इन्वेस्ट कर सकते थे। और कुछ आरोप लगाए गए हैं जो एक महज फर्जीवाड़ा कहा जा सकता है, और हम्म। जिसे कहते हैं पर्सनल एलिगेशंस किए गए हैं। इनके आज तक जो जितने भी इन्होंने मुद्दे उठाए थे, सबको एक एक करके खारिज किया जा रहा है। तो जी। वापस जिसे कहते हैं कि केटली गर्म रहे पानी उबलता रहे, इन्होंने ये आरोप उठाए हैं। हम्म। लेकिन जो सबसे बड़ी जो एक चुनौती इन्होंने लगाई है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारतीय स्टॉक मार्केट के सिस्टम के ऊपर, रेगुलेटर के ऊपर, अब मुझे ये लग रहा है श्रेया कि हम्म। फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेटर, ये सब के सब मिलकर इसके ऊपर एक धावा बोला जाएगा कि इस तरीके से आप किसी को डिस्टेबलाइज करने के जो आरोप हैं वो हम्म। बहुत सीरियस होते हैं। आपको मैं ये भी कह सकता हूं कि एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, आईओस्को जिसको कहते हैं, IOSCO, जी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। इसमें दुनिया की सभी संस्थाएं जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई है वो इनमें रेगुलेटेड है। मुझे लगता है कुछ ही समय में भारतीय एक्सचेंज बोर्ड से ये चिट्ठी जाएगी उनको कि हिंडनबर्ग के अगेंस्ट कड़ी कारोबारी करी जाए। हम्म। क्योंकि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये भारतवर्ष में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन्हें लगता है, क्योंकि इन्हें एक शो कॉज नोटिस मिली है, ये अगर दूसरा आरोप लगा दे तो इनके ऊपर कार्रवाई कुछ कम हो जाएगी। बहुत गलत सोच है और बहुत ही, जिसे कहते हैं, शर्मनाक ढंग से ये पूरा अटैक किया जा रहा है किसी एक अफसरान के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी। लेकिन 3 बड़े आरोप जो हिंडनबर्ग ने लगाए हैं, हालांकि आपने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन मैं पहले आरोप से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि दर्शकों के बीच, निवेशकों के बीच कई सारे सवाल हैं। तो पहले अडानी से जुड़ा मामला ही है पहला आरोप। तो आरोप यह है कि अडानी से जुड़े फंड्स में सेबी चीफ और उनके पति का इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट 2015 में हुआ था, जो कि एक दशक पुराना इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो क्या अब जो आरोप लगे हैं इसको लेकर अडानी ग्रुप के शेयरों में हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है? कोई असर पड़ सकता है सोमवार को जब बाजार खुलेगा? श्रेया, अगर अपन इसका हिसाब देखें तो पिछले साल मार्च में एलिगेशन लगे थे अडानी समूह के ऊपर। और जब वो एलिगेशन आए थे
तो उनकी जो इश्यू थी उसके ऊपर में जिसे कहते हैं कुछ कठिनाई आई थी। इश्यू हम्म। भर गई थी, लेकिन इश्यू को विड्रॉ किया गया। उस बिल्कुल। समय देखा गया था कि शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयर 10 से 20% गिरे थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा अडानी समूह के शेयरों में, मुझे लगता है इम्पैक्ट नहीं के बराबर होगा। बाजार में जो इम्पैक्ट ओवरऑल आता है, बाजार आधा परसेंट 1% बढ़ता घटता है, उसी टाइप का इम्पैक्ट अडानी समूह के शेयर पे देखा जाएगा। क्योंकि भारत के निवेशक ये समझने लगे हैं कि ये महज एक एक आदमी एक संस्था यहाँ पे बदमाशी करने के ऊपर तुली हुई है, न कि इसमें कोई दम है। भारतीय बाजार काफी मच्योर हो चुका है और अब मुझे लगता नहीं है कोई भी इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जो आरोप लगे हैं चेयरपर्सन के ऊपर, उसको अगर आप देखें तो उन्होंने डिटेल दी है, स्पष्टीकरण दी है कि जी। वो और उनके पति का इन्वेस्टमेंट एक फंड में था। उस फंड का एक मैनेजर होता था जो बाजारों में निवेश करता था, बॉन्ड्स में निवेश करता था, और उसमें जो इन्वेस्टर होता है उसको कोई राइट नहीं है राय देने की कि मेरे पैसे कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे। उसके बाद में ये भी कहा गया है कि जब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुनी गई, उन्होंने ये जो पैसे लगे थे अपने नाम से निकालकर अपने हस्बैंड के नाम में ट्रांसफर कर दिए थे। वो भी साफ साफ लेटर है, राइटिंग में है, डिटेल में है। हम्म। ये जब चेयरपर्सन बनी उसके बहुत पहले उनके हस्बैंड ने अपना अपना जो निवेश किया गया था उसे बेचकर वापस कर लिया। तो कहीं पर भी छुपाया नहीं गया है कि उन्होंने निवेश किया था। निवेश करना कानूनी जुर्म नहीं है। उनके पैसे लगे थे, ये भी उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन उसका कनेक्शन कहीं पर भी जाकर अडानी समूह से नहीं है। ये दो महज एक जिसे कहते हैं इत्तेफाक को ज्वाइन करके एक आरोप लगाना, मतलब वो जो चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी बात हो रही है। जी। जी सर। एक और आरोप ब्लैक स्टोन के ऊपर, ब्लैक स्टोन से लेके उनके पति पर भी लग रहा है सर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि ब्लैक स्टोन में उनके पति 2019 से सीनियर एडवाइजर हैं और वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। और आरोप है कि माधवीपुरी बुच कॉन्फ्रेंस में रीट्स को प्रोडक्ट ऑफ फ्यूचर बता चुकी हैं। और सेबी ने इस दौरान रीट्स को लेकर कई नियम भी बदले हैं जिससे ब्लैकस्टोन जैसे फर्मों को फायदा हुआ है। तो क्या उनको बताना नहीं चाहिए था कि ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर उनके पति ही हैं? ये भी गंभीर आरोप लगा है सर एक। देखिए, मान लेते हैं कि उनके पति वहां पर सीनियर एडवाइजर है, लेकिन रीट्स एज अ प्रोडक्ट भारतवर्ष में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लाया गया है। और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में ब्लैकस्टोन ने कोई भी रीट का प्रोडक्ट भारत में लॉन्च नहीं किया है। अगर ये आप एक प्रोडक्ट भारतवर्ष के निवेशकों के लिए ला रहे हैं जहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को एक प्रोत्साहन या बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी चीज है। क्योंकि भारत में जो इन्वेस्टर बेस है वो बहुत बढ़ चुका है। मतलब अब जो कहते हैं ना कि बाल की खाल को उखाड़ा जा रहा है, जिससे कि किसी तरह से हिंडनबर्ग ये कह सके कि भाई मैंने गलती की है, लेकिन आपने भी कुछ गलती की है, तो मेरा जुर्म आपसे कम है या आपका जुर्म मेरे से कम नहीं है। मेरे ख्याल से अब इन्होंने गलत जगह पर हाथ लगाया है, हाथ मारा है। सेबी जो इस देश की एडमिनिस्ट्रेटर है, रेगुलेटर है, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके उनके पास कोई भी किस्म की प्रूफ नहीं है कि ये इसमें कुछ गलत हुआ है। मेरे ख्याल से भारत के जितने कॉरपोरेट्स हैं, क्योंकि अब ये मुद्दा एक कॉरपोरेट का नहीं रहा, अब भारत के कॉरपोरेट सामने आएंगे कि इस तरीके से हमारे सिस्टम को मलाइन करके कोई भी आदमी पैसा कमाए और भारत को कमजोर करे, ये नहीं चलेगा।
जी बिल्कुल। इसी पे सर मैं यही पूछना चाहती थी, शेयर बाजार पे वापस आती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि कोई गंभीर ये आरोप नहीं है रद्दी, इसकी रिपोर्ट से पहले भी मैं गुप्ता जी से बात कर रही थी और वो कह रहे थे कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रद्दी बराबर है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे भी अहम ये खड़ा होता है कि जब सेबी ने शो कॉज नोटिस भेजा हिंडनबर्ग को, उसके बाद हिंडनबर्ग का ये पलटवार आता है, सेबी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगते हैं। और ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो सेबी चीफ माधवी पुरीबुच और उनके पति द्वारा जो स्टेटमेंट निकाला गया, उसमें भी ये बात कही गई है कि कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है शो कॉज नोटिस के बाद। क्योंकि अगर हिंडनबर्ग को पता था कि इन्वेस्टमेंट हुआ है अडानी फंड्स में भी पहले से, तो उस वक्त जब अडानी ग्रुप के ऊपर ये रिपोर्ट निकाली गई थी, तभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं गया किया गया था? एकदम सही कहा आपने। और ये जो कहते हैं ना कि जब किसी बच्चे को आप पकड़ लेते हो कुछ गलत करते हुए, फिर वो कुछ ना कुछ कहता है मैंने कुछ नहीं किया जी, मम्मी आंटी जो भी है उसने किया। ये उसी तरह से हिंडनबर्ग रिएक्ट कर रहा है। उसे पता है कि वो गलत ग्राउंड पर है, और वो जो कहते हैं डाइवर्जनरी टैक्टिक करके अलग अलग लोगों पे आरोप डाल रहा है। तो सबसे बड़ा जो डाइवर्जन किया है उसने सेबी के चीफ पर यह हाथ डाला है। और जो मुद्दा उठाया है वो ऐसा मुद्दा नहीं है कि कोई नया स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब सेबी जब सेबी चीफ पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी, तो ये उनका एक रिकॉर्ड है जो उन्हें करना पड़ता है कारोबार को संभालने के पहले, कि मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिससे कि आगे जाकर कोई मुद्दा नहीं उठे। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि पहले ये कहा जाता था कि सरकारी कंपनी में या सरकारी कारोबार में जो टैलेंट होती है वो नहीं आए। अब जब टैलेंट आने लगी है, हिंडनबर्ग एक एक्यूजेशन करके ये चाहता है कि अच्छे लोग ऐसे कामों में न जुड़ें। तो ये एक, जिसे कहते हैं नेगेटिव टैक्टिक करके, वो ये दिखाना चाहता है कि अच्छे पोस्ट या ओहदे पर अच्छे लोग नहीं आए। तो ये सब एक अर्थव्यवस्था को, रेगुलेटरी सिस्टम को, स्टॉक मार्केट जो भारत में काफी अच्छा चल रहा है कई सालों से, उसके अंदर में एक केओस करने की चेष्टा में है। और हिंडनबर्ग का स्टेक क्या है इंडिया में? कुछ नहीं। हम्म। उसने पैसे निवेश तो किए ही नहीं है। जी कुछ न कुछ बाहर जाकर शेयर शॉर्ट किए हैं, और वो चाहता है कि केओस हो तो वो कुछ कमा ले। और ये डाइवर्जन टैक्टिक के कारण उसके ऊपर कारोबार, कोई भी कारोबारी एक्शन न लिया जाए। मेरे ख्याल से ये जो आयोस्को को ये कुछ न कुछ जल्द ही चिट्ठी जाएगी और एक्शन लिया जाएगा कि हिंडनबर्ग जैसा कोई आदमी विश्व भर में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ हैवॉक करने की आगे से चेष्टा न करे, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। सर आपने ये कहा कि हिंडनबर्ग की चेष्टा तो है कि केओस पैदा कर दे, शेयर बाजार में डिस्टरबेंस ले आए। तो इसी से मेरा एक सवाल ये है कि क्या डिस्टरबेंस पैदा करने में हिंडनबर्ग सफल होगा? क्या सोमवार को वैसी गिरावट आएगी जैसे हमने गौतम अडानी के स्टॉक्स में देखा था जनवरी 2023 में, या फिर बाजार इसको भुना चुका है, अब कोई खासा असर पड़ेगा नहीं इस श्रेया, जो पिछले साल हुआ वो इतिहास है। पे? ऐसा वापस दोहराया नहीं जा सकता। दो मुख्य कारण है इसके लिए। एक, निवेशक स्मार्ट हो गया है। उसे पहला जो झटका आया था उसे पता नहीं था कि इससे कैसे रिएक्ट करे। इस मुद्दे के ऊपर में सरकार, विपक्ष, कोर्ट, रेगुलेटर, सबके सब पिछले 12 महीने में, 15 महीने में इतना इसके ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं कि अब ये मुद्दा मुद्दा नहीं रहा। इसके ऊपर जितना कुछ आना था सब आ चुका है। अब महज ये क्या बोलते हैं वो, गड़े मुर्दों को वापस उठाया जा रहा है कि जी एक नया इशू क्रिएट हो जाए। और टाइमिंग देखिए, पार्लियामेंट शुक्रवार को खत्म हुआ है। ऑपोजिशन को एक मौका देने के लिए, चिल्लाने के लिए ये सब उठाया जा रहा है, जिससे कि स्टेटमेंट्स आए, और जिसे कहते हैं एक माहौल देश में ऐसा बने कि यहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है। अर्थव्यवस्था अच्छी है, शेयर बाजार अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाजार में गिरावट और तेजी नहीं होती, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम्म। लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए ये एक और मुद्दा उठाया जा रहा है,
जिसमें कोई मुद्दा है ही नहीं कि एक केओस क्रिएट किया जाए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बात भी कही, ऑपोजिशन सक्रिय हो गए हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन की मांग हो रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इन्वेस्टिगेशन की मांग, जेपी से इन्वेस्टिगेशन की मांग। तो क्या लग रहा है सर आपको कि अब आगे क्या होगा, कैसी जांच की जा सकती है? देखिए, न तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, न मैं सेबी का कोई अफसरान हूँ, जी। लेकिन तीन चार चीज बड़े बड़े क्लियर हैं कि अब जो है ये मुद्दा, इसमें कई तरह के पहलू देखने को मिलेंगे। सरकार के तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और सेबी की तरफ से जो कहते हैं राइट किस्म के नॉइजेज आएंगे। और हिंडनबर्ग अब जिस बिल में छुपा है वहां पे छुप कर नहीं रह सकता, उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। सिर्फ एक शो कॉज नोटिस जो पहले गई थी, अब उसके अगेंस्ट में और कारोबार किया जाएगा। इसके अलावा जो रेगुलेटर के अंडर वो आता है उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होगी कि एक्शन लिया जाए इसके अगेंस्ट में, एक्सेस मिले हिंडनबर्ग और ये जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसका खंडन करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए। महज एक स्टेटमेंट देकर आपके ऊपर आरोप लगा देने से कुछ नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ अगले 48 से 72 घंटे में बहुत कुछ होगा। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हम्म। भारत के बाजार में जिस हिसाब की गिरावट पहली बार हिंडनबर्ग के नाम से आई थी, अब उसका 1% भी इम्पैक्ट आए ऐसा नहीं लगता। ठीक है, बाजार में उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा नहीं, ऐसा मानना है अरुण केजरीवाल जी का। लेकिन सर, इसी से मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या सेबी के साख पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि जो कमेंट्स पढ़ रही थी मैं और सोशल मीडिया पे जो हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं हिंडनबर्ग और सेबी के खिलाफ, काफी ज्यादा आक्रोश भरा पड़ा हुआ है निवेशकों के अंदर, दर्शकों के अंदर। ऐसा क्यों? क्या सेबी के साख पर इसका आंच पड़ता दिख रहा है? चेष्टा की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। टूल किट भी यूज किए जा रहे हैं इसमें एक माहौल बनाने का कि जिसमें आम निवेशक, छोटे निवेशक को थोड़ी सी घबराहट हो। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट आएगा। जो ये हो रहा है, कुछ दिन में ये मामला खत्म हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, और तब तक कुछ न कुछ कारोबारी एक्शन हिंडनबर्ग और उसने जो वापस एक आरोप लगाकर अब जो कहते हैं ना कि देश के पूरे सिस्टम पर हाथ मारने की चेष्टा करी है, उसके ऊपर एक्शन हो। बिल्कुल सर। और जो आरोप लगे हैं सभी चीफ के ऊपर, उन्होंने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था आज सुबह, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि आर लाइव्स एंड फाइनेंशियल्स आर एन ओपन बुक। खुली किताब है उनकी जिंदगी, ऐसा कुछ छुपाने के लिए है नहीं। सारे नॉर्म्स और का उन्होंने पालन किया है। साथ ही साथ आगे भी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट वो जारी करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन का आरोप हिंडनबर्ग पे लगाया था शो कॉज नोटिस के बाद। लेकिन सर, सवाल ये है कि सेबी चीफ को क्या अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स का डिस्क्लोजर करना होता है उस पद में आने से पहले? देखिए, सिस्टम के हिसाब से वो जो डिस्क्लोज करना चाहते हैं वो हुआ है इनके केस में भी। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा उन्हें करने की दरकार नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम का अगर आप देश में देखें तो एक ट्रेल रहती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल। आप बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, ये सब की ट्रेल आज अपने आप जनरेट हो जाती है। आप इन चीजों को छुपा नहीं सकती अगर आप चाहती भी हैं तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है। जो वो कह रही हैं कि आई एम ओपन फॉर एनी डिस्क्लोजर्स जो आपको चाहिए, हम्म। जिसको भी देना है, इसका मतलब उनका कहना बड़ा साफ है, मैंने कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं की है। और क्योंकि ये हिंडनबर्ग के ऊपर एक शो कॉज नोटिस है और उसके उसके बदलाव में या बदले में ये हम्म। किया जा रहा है, ये साफ जाहिर है कि लूजिंग केस को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं बड़ा हाथ लगाकर, मार कर अपना केस को डाइवर्ट करने की चेष्टा में है, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट हो। अगर वो यही आरोप आपके या मेरे ऊपर लगाता
किसे पड़ी थी ये सुनने के लिए या डिस्कस करने के लिए, हम्म। क्योंकि अब सेबी के चीफ के ऊपर ये डाला गया है। आज अपन सब यहाँ बैठकर इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। सर एक और सवाल इससे जो आरोप में ये लगाया गया है, अगोरा एडवाइजरी में सेबी चीफ के पास 99% स्टेक है, जबकि उनके पति इस कंपनी में डायरेक्टर है। तो क्या कोई शख्स सेबी चीफ के पद पर रहते हुए किसी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो सकता है? देखिए, कानून में क्या लिखा है ये मुझे पूरा का पूरा नहीं पता, हम्म। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो भी सिस्टम अलाउड है देश में, चाहे वो सेबी चीफ हो या कोई भी अफसराना हो जो पब्लिक ऑफिस से जुड़ा हुआ है, उसको वायलेट कर कर आप काम नहीं कर सकते। तो इनको हर साल एक डेक्लेरेशन भी देना होता है, उनके जो होल्डिंग्स हैं, उनके जो हम्म। इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो एक एक तरह से जिसे कहते हैं इवेल्युएट किए जाते हैं कि वो सिस्टम और दायरे जो है उनके उसके तहत मैच करते हैं या नहीं। तो ऐसी चीज ऑब्जर्व नहीं की गई हो या ऐसी चीज नोटिस में नहीं आई हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। सर आपने पहले भी कहा कि एक केओस, एक हैवक पैदा करने के लिए हिंडनबर्ग ये रिपोर्ट जारी करता है। तो मेरा सवाल ये कि व्हाई वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू सच रिपोर्ट? हिंडनबर्ग को हम इतने एम्फेसिस, इतने महत्व देते ही क्यों है? बहुत बढ़िया सवाल श्रेया। और इसकी टाइमिंग देखिए, जी। वीकेंड के ऊपर ये लॉन्च किया गया, जिससे कि सैटरडे संडे नॉर्मली बिजनेस चैनल एक्टिव नहीं होते, जी। बट सब एक्टिव हो गए हैं। हम्म। और मेरे ख्याल से जितने चैनल हैं आज सुबह 9 बजे से एक्टिव हैं। तो हम्म। ये जो कहते हैं ना कि एक्टिव, सॉरी, डेविल्स, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स डेविल्स। एडवोकेट। हाँ, तो वही किया जा रहा है कि सब तरह के शक पैदा किए जा रहे हैं आदमी के दिमाग के अंदर कि कुछ तो होगा, इसने कुछ बोला है तो होगा, ऐसे करके डाउट्स, और ये पैदा करके सिस्टम को अर्थ व्यस्त, एक तरह से हानि पहुंचाने का ये एक्टिविटी हो रहा है। लेकिन जब कल अगर आप देखेंगे कि अगर बाजार अपने नॉर्मल कोर्स में अगर चलता है और जिसको टारगेट किया गया है अगर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता, तो लोगों को और ज्यादा विश्वास हो जाएगा कि ये महज एक डाइवर्जनरी टैक्टिक थी, इस मुद्दे में कोई दम नहीं। बिल्कुल। लेकिन सर सवाल ये भी है कि आप सभी चेयरपर्सन के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? अ, वो अपने आप को एक्सप्लेन करेंगी, जॉइंट स्टेटमेंट निकालेंगी, कि इसके आगे भी कुछ और चीजें हो सकती है? बहुत कुछ उनके पास विकल्प है। हम्म। जॉइंट स्टेटमेंट एक महज एक तरीका है कि जिससे कि पूरे स्टेक होल्डर्स जितने इन्वॉल्व हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद में लीगल रेमेडीज हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की जो बात की जा रही है उसके अगेंस्ट में उनके पास में कई विकल्प हैं, केसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आईएस को, आईओएससीओ जो इंटरनेशनल बॉडी है, उनके तहत हिंडनबर्ग के ऊपर में दबाव लाया जा सकता है कि भाई तुमने ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, तुम्हारे पास इसका प्रूफ नहीं है, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। ये जो एक्टिविटी कर रहा है अलग अलग बाजार में, उसके ऊपर में रोक आ सकता है, उस पर बैन लग सकता है कि आप शेयर बाजार में ट्रेड ना कर सकें। ऐसे कई सारे विकल्प है होने का। सबसे बड़ा जो विकल्प आने वाला है वो ये है कि आज ये भारतवर्ष में दूसरी बार हिंडनबर्ग ने अटैक किया था। इसके पहले एक दो बार और उसने कुछ कंपनियों पर अटैक किया था, लेकिन इस टाइप के इंसिडेंट आगे जाकर बढ़े नहीं, जिससे हम्म। कि बड़ा नुकसान स्टॉक मार्केट को हो सकता है और छोटे छोटे निवेशक इसके जो कहते हैं ना ग्रिप में आ जाए। मेरे ख्याल से उन पर भी कुछ न कुछ एक्शन आगे जाकर अवश्य लिया जाएगा। जी सर। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी सर आपसे, ये कि जो आरोप है ये क्या एक पर्सनल आरोप है सभी चीफ माधवीपुरी बुच के ऊपर, या फिर एक रेगुलेटरी बॉडी को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है हिंडनबर्ग ने? ये एक रिटेलिएटरी एक्शन लिया गया है, जो सेबी ने जो शो कॉज नोटिस दिया था उसके बदले में। तो हम्म। उसके कारण ये किया गया है। और जैसे कहते हैं ना कि चूहा
जो है अपने बिल में से निकल गया है, अब उसे भागने की जगह चाहिए। तो कुछ न कुछ वो एक ऐसा एक्शन लेना चाहता है कि जिससे उसके ऊपर एक्शन न हो। और जो कहते हैं कि रेगुलेटर के सबसे ऊंचे ओहदे वाले अफसरान पे ये लिया गया है, जिससे कि शायद उनका मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उनके ऊपर एक्शन कम हो जाए। ठीक है सर, तो इसका कोई खास असर हमें सोमवार को देखने को नहीं मिलेगा, और अगर जो हल्की फुल्की गिरावट आती है वो जनरली ही मार्केट में वैसे ही आती होगी, ये कहना है अरुण केजरीवाल जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और स्लाइड से इतना ही, अगर आप और भी तमाम अपडेट्स जानना चाहते हैं तो बने रहिए बिस्तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।